वीडियो डाला था, भाग 1 भाग 2 एक में था और सेलिएंट फीचर्स विशेषता कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की एक वीडियो में था। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, अगर वक्त बचेगा इस वीडियो में तो हम आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मूल अधिकार। मूल अधिकार भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ हमने इससे 7 मूल हेडिंग में डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया है, 7 हेडिंगों में बांटा हुआ है। 7 हेडिंगों में बांटा था, पर उसमें एक जो संपत्ति का अधिकार था वो हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में खत्म कर दिया था उसको। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, संविधान संशोधन अधिनियम 42 1976 में आया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके 2 साल बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत हमने संपत्ति का अधिकार को खत्म करके उसको मूल अधिकार से निकाल के हमने उसे लीगल राइट में, कानूनी अधिकार में डाल दिया था 300A में। अभी हम लोग उसका बाद में डिस्कस कर लेंगे जब वो आएगा। अभी हम लोग जो 7 मूल हेडिंग जिसमें हम डिफाइन किए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला था समता का अधिकार 14 से 18 तक, इसमें 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17 और 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। ये मेनली माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है ये 29 और 30। फिर इसके बाद आता इसी में एक छठी हेडिंग में पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने 44वें संविधान संशोधन से यहां से निकाल के वो अंडर आर्टिकल मतलब इसका कि कौन से अनुच्छेद में है, तो अंडर आर्टिकल 31 मतलब अनुच्छेद 31 में था। और उसी संपत्ति का अधिकार 19 में भी बात करता था, 19 में, तो हमने उसे 31 और 19 से निकाल के अनुच्छेद 300A में डाल दिया। अब अगर पूछेगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है तो नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है 300A में। अब देखिए इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, पहले कौन से आर्टिकल में था, 31 में था और 19 में बात करता था उसका। अब क्या हो गया कि हमने उसे फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है 12 से 35 के बीच में ही आएगा 31, वहां से हमने निकाला उसको। पहले उसको मेंशन किया था हमने 19 मतलब ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर ही है, और 31 में। अब उसे निकाल के हमने क्या किया, अब उसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया है, 300A में डाल दिया है। फिर इसके बाद बचा अभी छठा वाला, अभी निकल चुका है, 7 बचे नहीं है, बचे 6। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है 32 में सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको रिट जारी करने का अधिकार है। वो 5 तरीके का रिट जारी करती है, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, 5 रिट को डिस्कस कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक हेडिंग को हम टेकल करते जाएंगे, एक हेडिंग को पढ़ते जाएंगे। अब देखिए पहला क्या है, समता का अधिकार। इसमें 5 आर्टिकल आते हैं, 14 से 18। तो जो 14 वाला है आर्टिकल 14, वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, मतलब कानून की समझ सब लोग बराबर होंगे, मतलब कि कोई महाराजा नहीं और कोई ऐसा नहीं होगा कि जो पहले प्रताड़ित हुआ था अभी भी उसको अब समान अधिकार मिल चुका, मतलब सब लोग बराबर होंगे। अंडर आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद 15 के तहत 5 चीजों पे जो है, 5 बेसिस पे, 5 आधार पे जो भी प्रतिषेध किया जाता है वो निषेध किया गया, खत्म किया गया है। जो उसमें क्या क्या है याद रखना आपको, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इनमें कौन सी चीज है जिसके बेस पे, इनमें कौन सा आधार है जिसके आधार पे हम नस्ल भेदी नहीं कर सकते, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, प्रति विभेद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पहला क्या है, धर्म, मूल वंश, लिंग, प्रजाति अथवा नस्ल एक ही है, और जन्म स्थान, मतलब कि इन 5 चीजों पे हम विभेद नहीं कर सकते हैं। अगर इस पे कोई विभेद करता है, किसी को जॉब देने में या कहीं भी डिस्क्रिमिनेट करता है, विभेद करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत करता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। फिर 16 जो आर्टिकल है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि
उन्हें अवसर प्रोवाइड करने के लिए, कोई लोक नियोजन, कोई सरकारी काम है, कोई सरकारी जॉब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो उसमें हमें बराबर प्रोवाइड करने के लिए, उनको अवसर बराबर देने के लिए, हमें समानता क्रिएट करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन जो है इसके तहत डील होता है। जो आरक्षण है 16 में, जो पहले दबे हुए थे उन लोगों को कुछ थोड़ा सहूलियत प्रोवाइड करके वो करते हैं, उनको बराबर पे लेके आते हैं। 16 भी हम सबको याद कराते हैं कि पहले हम जो है बुकों में लिखा हुआ पहले उसको हम डील कर रहे हैं। फिर 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, पहले हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म है, उसको निषेध किया गया है कि अनटचेबिलिटी खत्म की गई है। 18 में सेना या विधि संबंधी सम्मान की सेवाएं सभी उपाधियों पर हो। अगर कोई भी आपको उपाधि मिलती है, कोई भी उपाधि आपके पास है, जैसे पहले हुआ करती थी राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, उनका निषेध किया गया है। अगर कोई सेना की तरफ से भी आपको उपाधि मिली है तो भी आप वो उपाधि यूज नहीं कर सकते हो। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, तो हमें क्या है, फंडामेंटल राइट को पहले समझते हैं कि होता क्या है। फंडामेंटल राइट क्या था, मतलब मौलिक अधिकार कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कि पहली बार क्या हुआ था, जो पहली बार फंडामेंटल राइट की बात हुई थी वो मैग्ना कार्टा के नाम से हुई थी। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में मजदूरों को प्रोवाइड किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया था, कुछ उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया था। उसी चीज को लेके फंडामेंटल राइट धीमे धीमे वहीं से इतिहास स्टार्ट होता है। इसका मेन जो मकसद है, इसका जो मुख्य मकसद है ये है कि जो लोग पहले दबे हुए थे उनको बराबर करना है, मतलब सबको कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार देना है, ताकि मतलब जो सरकार है कहीं ना कहीं एनार्की की तरफ ना चली जाए, मतलब अराजकता ना है, सबको कुछ ना कुछ अधिकार प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, पहले सबको बराबर करना है, तो विधि के समक्ष सब लोग बराबर होंगे। फिर 15 में क्या बोला है कि कुछ बेसिस दिए, 5 धर्म है, लिंग है, मूल वंश है, प्रजाति अथवा नस्ल है, जन्म स्थान है, इनके आधार पे कभी भी विभेद नहीं कर सकते हैं। फिर 16 में क्या होगा, फिर उनको ऊपर लेके आना, तो लोक नियोजन में उन्हें समान अवसर देना होगा, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होगा, कुछ सपोर्ट करना होगा। तो अब उनको जॉब मिल गई, मतलब ऐसे याद करेंगे, उनको जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद अब वो अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं देखेंगे, आप उसे निषेध करेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो उसका हम खत्म कर देंगे अनटचेबिलिटी को। फिर 18 में आएंगे, 18 में क्या होगा कि अभी भी कुछ उपाधियां बची हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, विभेद हो रहा है सोसाइटी में, समाज में। तो अब क्या करेंगे हम, उन जो सेना या विधि के संबंधी सम्मान की सेवाएं सभी उपाधियों का, जो भी मतलब कोई सेवा करने की वजह से कोई आपको उपाधि मिली है तो उसका भी निषेध कर देंगे, वो भी खत्म कर देंगे। तो ऐसे करके 14 से 18 याद कर लेते हैं एक बार फिर से। 14 क्या है, विधि के समझ। 15 में क्या है, 5 बेसिस पे, 5 आधार पे विभेद प्रतिषेध है, वर्जित किया गया है। फिर 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। फिर 17 में अनटचेबिलिटी। फिर 18 में आएंगे तो सेना विधि द्वारा कोई उपाधि दी गई है तो उसका आना। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हम 14 से 18 पढ़ लिए, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया हुआ है। पहले 19 वाले आर्टिकल में दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें क्या है, जो 19 में है, 19 में कुछ इसके पार्ट दिए हुए, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या, इसमें हम एक एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला। जेएनयू का जो आंदोलन है, जेएनयू में होता रहता है, एग्जिटेशन जो होता है वहां पे, उसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, याद करने के लिए। अब देखिए क्या वहां पे, पहले बोलने का अधिकार। अब अकेले बोलना स्टार्ट करता है, कोई नहीं सुनता है, तो उसका अगला अधिकार क्या दिया गया, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का, मतलब इकट्ठा होने का, शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब ये नहीं कि हथियार और डंडा लेके इकट्ठा हो गए, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित होने का। फिर सभा बनाने का, जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो नहीं होता है, तभी मतलब आवाज नहीं पहुंचती उनकी सरकार के पास, ऐसे करके याद कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सभा बनाएंगे, समूह बनाएंगे, तो समूह बनाते हैं, तो सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। फिर क्या है, भारत में आवागमन। अब क्या है कि अपनी बात को उन्हें पहुंचाना होगा लोगों के पास, मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, उनको आवागमन का अधिकार है, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो अपवाद है, जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया, तो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले जेएनके था, अब वो खत्म हो चुका है, अपवाद नहीं आता वो। तो फिर अब जैसे अब भ्रमण करने का अधिकार मिल गया उनको, तो निवास करने का भी होना चाहिए, तो थाकेंगे हारेंगे तो कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार।
उसमें भी कुछ अपवाद है, मतलब वो भी नहीं कि आप कहीं भी निवास नहीं कर सकते। कुछ ट्राइबल एरियाज है जहाँ नहीं कर सकते, पहले जेएनके भी था, अब वो जेएनके में अलाउड हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या है, भारत में आजीविका का। अगर आप कहीं भी निवास करेंगे तो आपको फाइनेंशियली भी तो स्टेबल होना पड़ेगा, मतलब कि आपको कुछ रोजगार भी होना चाहिए। तो भारत में आपको कहीं भी आजीविका के लिए कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम 19 याद कर लेंगे, एक स्टूडेंट को ध्यान में रखें। अब हम 20 देखेंगे। 20 क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ संरक्षण दिया गया है कि मतलब जैसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिरी करना होगा जब, तो ऐसी चीजें हैं जिससे हम याद कर लेंगे कि अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो होता क्या है कि 22 और 20 में जब भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब 19 से लेके 22 के बीच में, तो हमें जो गलती जो करते हैं हम 20 और 22 में करते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इतना देके पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आपको 20 ध्यान रखना है। पहले इसमें क्या रखना है, क्या कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या गिरफ्तारी आ गया, तो सिंपल सी बात है कि पहले कोई अपराध करेंगे इसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। सिंपल सी बात है कि 20 में पहले अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण होगा, फिर 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। अब 21 में देखिए जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 21 में दिया हुआ है। अब देखिए 21 में ही अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि आप अगर बंद कमरे में कुछ करते हैं तो उसका कोई आपको फंडामेंटल राइट है, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कुछ भी आपको क्रिमिनल एक्ट नहीं लगेगा। इसमें कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट हमें पहले से फंडामेंटल राइट तो सुप्रीम कोर्ट जो 32 के तहत रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, उसमें कुछ ना कुछ हमें एक्सटेंशन देती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे फंडामेंटल राइट बढ़ाए जाते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे 21 है, जैसे इसी में देखते हैं तो 21 क में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के, उन्हें मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 21 में। ये पहले क्या था, ये पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में थे, नीति निर्देशक सिद्धांत में मेंशन था आर्टिकल 45 में। हमने क्या किया, जैसे हमारे रिसोर्स बढ़े, फाइनेंशियली हम कुछ ज्यादा इवॉल्व किए, तो हमने क्या किया कि वहां से उठा के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उठा के अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 45 में से निकाल के हमने क्या किया, इसको 21A में रख दिया, मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया इसको। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 86, कौन से साल में हुआ था, 2002 में हुआ था। अब क्या 22 है, 22 हम डिस्कस किए थे 20 के साथ। इसमें क्या कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण, मतलब अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे कारण पूछने का अधिकार है आपको, क्या पूछ सकते हो कि आप मुझे किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं। जिससे पहले आप मूवीज देखते रहोगे बॉलीवुड की 90s के दशक की, तो कोई आता था विलेन को उठाने के लिए पुलिस वाला, तो क्या करते थे, पहले वारंट मांगते थे या वारंट दिखाते थे, फिर वो ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, उसमें जो ट्रेवल टाइम है वो काउंट नहीं होगा। इतना डीप पूछता नहीं होगा एग्जाम में। इतना आपको याद रखना है कि जो गिरफ्तारी के लिए संरक्षण दिया हुआ है वो 22 में दिया है, जो अपराध की दोष सिद्धि के लिए दिया है वो 20 में दिया है, 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आता है। फिर 21 में क्या दिया हुआ है, 45 में जो था अनुच्छेद, उसको हमने 86 में संविधान संशोधन से निकाल के 2002 में मूल अधिकार में जोड़ लिया था, उसको रखा था हमने 21 क में। फिर 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध। तो अभी हम पढ़ेंगे ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, लेकिन उससे पहले हमने 19 जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाए। तो 19 में क्या पढ़ा था, 19 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सब हेडिंग दिए हुए थे। पहले में क्या था, बोलने का अधिकार, मतलब आप अकेले बोल रहे हो, पहले आप अकेले बोलते हो, कोई नहीं सुनता है, तो आप क्या करोगे, अपने मित्रों को एकत्रित करोगे, एक जगह इकट्ठा करोगे, फिर बोलोगे आप। तो 19(2) हो गया एकत्रित होने का शांतिपूर्ण ढंग से। 3 में जब आप वैसे भी नहीं सुनाई देगा तो फिर क्या करोगे, आप एक सभा बनाओगे, मतलब एक अपना रिप्रेजेंटेटिव तैयार करोगे, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बनाओगे, खुद का प्रतिनिधि दिखाओगे, किसी को एक समूह बनाओगे। तीसरे में क्या हो गया, समूह या सभा बनाने का अधिकार। तो ऐसे करके उसे याद करते जाएंगे।
फिर वह सभा बना लिया और नाइट हो गया, फिर इसके बाद क्या करोगे आप? सभा बनाने के बाद भी नहीं कुछ सुनता तो आप लोगों के पास जाओगे, तो आपको भ्रमण करने का अधिकार मिलेगा कि आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। तो आप भ्रमण करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए चाहिए कि आप कहीं रुकना होगा आपके बीच में, तो भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। फिर लास्ट है कि आप कहीं निवास करोगे तो आपको आजीविका के लिए कुछ चाहिए, तो आ जाएगा रोजगार में, मतलब भारत में आपको कहीं भी रोजगार करने का अधिकार है। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया होते हैं, पहले JNK था, तो चीजों को ध्यान रखेंगे, बस याद करना था। और आपको 20, 21 क और 22, तो याद होगा 22 में गिरफ्तारी, 20 में अपराध के विषय में था, 21 में था आपको प्राइवेसी के लिए था, और फिर 21 क में था आपको शिक्षा के लिए, जो 6 से 14 86 वाला संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था। ऐसे करके हमने उसे याद कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी तीसरी हेडिंग जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि किसका कौन सा कमजोर वर्ग है सोसाइटी समाज में जिसका शोषण किया जा सकता है अभी करंट सिनेरियो में इस वक्त भी। तो उसमें क्या है, पहला क्या है, मानव व्यापार, मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बालाश्रम, मधुआ मजदूरी। मधुआ मजदूरी अभी कुछ इशू अभी बीच में उठ गया था उनका सा, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने मना किया था कि ट्रेनिंग कैंसिल कर दी थी उसको लेके, बिल्डरों के बीच मीटिंग हुई थी। तो ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप लोग, कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आसान होगा याद करना, कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे क्या है, मानव व्यापार, बालाश्रम, मधुआ मजदूरी। मतलब हमने पहला जो शोषण का जो पैरामीटर है ये उठा लिया कि मजदूर वर्ग जो है वहां पे मानव व्यापार, बालाश्रम और मधुआ मजदूरी। अब उसके बाद दूसरा जो शोषित वर्ग है जो हो सकता है जिसका शोषण अच्छे से मतलब हमारी सोसाइटी समाज में, वो क्या है, बच्चे हैं। तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इस चीज को बस ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपको याद रहे, क्रोनोलॉजी बना पाए। अब देखिए क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कहीं भी किसी भी कारखाने में काम करना मना है। मतलब किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम का बच्चा है तो किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता। यही मैग्ना कार्टा जब शुरू में आया था ब्रिटेन में, यही बोलता था कि मजदूरी में उसने पहले घंटों कम किया, 18 घंटे से 12 घंटे किया। तो ऐसी चीजें यहाँ भी फंडामेंटल राइट को रिलेट कर सकते हैं, उसके मौलिक अधिकार है हमारे। तो हम याद कर लेंगे 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कैसे भी कारखाने में काम करने से मना किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। चौथी हेडिंग है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28 तक। अब देखिए 25 में क्या दिया हुआ है, इसमें 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28। अब हम इसमें कुछ निमोनिक्स यूज करेंगे, बाद में आप लिख लेना, भी ऐसे लिख लो अमता करके, ठीक है, आपको याद रहेगा। मतलब इसका यूज बताएंगे। अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास, जो प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई धर्म मानते हैं तो उससे रिलेटेड प्रचार करना, उसका प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, उसके लिए स्वतंत्रता है। मतलब कि आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप पे कोई थोप नहीं सकता, मतलब आप करें ही करें। इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ड पकड़ना हमें, पूरी बातें याद नहीं रहती एग्जाम में। जब ऑप्शन आता है तो बिल्कुल तुम सेम ऑप्शन आता है 25, 26, 27, 28 करके। मतलब आप सेग्रीगेट नहीं, अलग नहीं कर पाओगे कि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में दिया है तो आपको इतना पता तो आप आंसर मार दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इसी 25 से 28 तक रहेगा, उसमें चूज करना होगा। तो आपको क्या करना है कि वर्ड पकड़ना है। तो पहले वाले में हम क्या पकड़ेंगे, प्रचार। प्रचार का इंग्लिश मीनिंग तो कोई भी याद कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है प्रचार करना, ए से एडवर्टाइजमेंट। जैसे वीडियो देखोगे तो इसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रचार आता है, तो वही चीज है, याद कर लेना। कुछ चीजें हमें इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी अपने थोड़ी आसानी करने के लिए, सब कुछ आसान हो जाए। फिर 26 में क्या है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन। पहले में क्या था, प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता, दूसरे में प्रबंधन के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैनेजमेंट करें, देखें चाहे ना देखें, आपको पूरी स्वतंत्रता है। इसको हम मैनेजमेंट याद कर लेंगे, एक वर्ड एम से मैनेजमेंट। 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान
की स्वतंत्रता, मतलब कि टैक्स की, मतलब कि अगर कोई टैक्स, जैसे पहले जकात आता था, जकात लगता था मुस्लिमों पे जो इस्लाम को मानते थे, तो उसी तरीके से अगर आप कोई धर्म है, जैसे किसी धर्म को आप मानते हो, तो उसमें आप भुगतान करना चाहते हो कि नहीं, उसकी सहायता के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए कुछ पैसे देना चाहते हो और नहीं देना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो टैक्सेशन को हम ले लेंगे दूसरा, मतलब अंडर आर्टिकल 27 से टैक्सेशन का टी ले लेंगे, मतलब टैक्स आप समझते हो, टैक्स हमेशा देना ही होता है, भुगतान करना होता है, तो वहां से हम टी ले लेंगे। अगला वाला है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब उपस्थित होने की मतलब अटेंडेंस से मतलब है, अटेंडेंस। अब हम ऊपर लिख देंगे अटेंडेंस, इसका ए आ जाएगा। अब देखिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो पहले 25 में क्या है, 25 में क्या बोलता है कि प्रचार प्रसार की, मतलब आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म का जिसे आप मानते हो उसका प्रचार प्रसार में शामिल हो चाहे ना हो। फिर अगला वाला हम लेंगे तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप स्वतंत्र हैं, नहीं करना चाहते तो भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता करने के लिए। फिर तीसरा वाला, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने की स्वतंत्रता है। अगर आप चाहते हैं तो आप फाइनेंशियली हेल्प करें, चंदा दें, चाहे आप चाहे तो ना दें, तो उसका हम टैक्स का टी ले लेंगे। अपने निमोनिक्स के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम हॉल में। इसके बाद क्या लास्ट वाला क्या 28 क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको, अथवा धार्मिक उपासना मतलब कि पूजा पाठ करने वाला के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब मंदिर मस्जिद में कोई फंक्शन हो रहा है, आपको जाना है कि आपको नहीं जाना है, आप डिसाइड करोगे, ना तो कोई साधु जी करेंगे ना ही कोई मौलवी। तो अब इसे यहाँ से अटेंडेंस की बात हुई। अब क्या करना है, आप नीचे याद रखेंगे इन 4 वर्ड से, अमता से याद रखेंगे, कंफ्यूजन होगी एग्जाम हॉल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए से एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रचार प्रसार में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं धार्मिक में, तो आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। ए से एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार, एल से मैनेजमेंट मतलब कि 26 में प्रबंधन की बात की गई है। अगर आप मैनेजमेंट करना, जैसे नहीं होती कमेटी बनती है सरस्वती पूजा में, आप प्रबंधक बनना चाहते हैं उस कमेटी का, आप पे डिपेंड करता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद टैक्सेशन की बात आती है, टैक्स की। अगर आप भुगतान करना चाहते हैं चंदे का तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। लास्ट वाला आता है कि कहीं भी किसी मंदिर में या मस्जिद में कुछ भी उपासना हो रही है, प्रेयर हो रहा है, आपका जाना और आपका ना जाना सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप जाना चाहते हो तो जाओगे, आप नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओगे। कौन सा आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत। ऐसे करके याद कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ध्यान रखना अमता का। चलिए अगला देखते हैं, सांस्कृतिक या शैक्षणिक स्वतंत्रता 29 से 30। ये दोनों आर्टिकल जो है अल्पसंख्यकों से डील होता है, मतलब माइनॉरिटीज से। पूरे दोनों आर्टिकलों में माइनॉरिटीज की बस बातें की गई हैं, अल्पसंख्यक की बातें की गई हैं। पहले में क्या है, ध्यान देना, 29-30 में कंफ्यूजन होता है। पहले में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यहाँ पे हितों की बात की गई है, इतना ध्यान रखना है कि इसमें अल्पसंख्यक के जितने भी हित हैं उसको संरक्षित किया गया है। डिटेल इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, उसमें क्या क्या है। फिर इस बात इसमें देखिए 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। इसी के तहत मदरसा जो खुलते हैं आर्टिकल 30 के तहत खुलते हैं। अगर कभी बात करता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो आप क्या मानेंगे, टिक करेंगे 30, अनुच्छेद 30। अगर पूछता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार किसमें है, तो 29 में है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि पहले हितों की बात की गई है, पहले किसी के हित की बात की जाती है, फिर इसके बाद पढ़ने लिखने की बात की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो 30 आर्टिकल है उसमें शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है अल्पसंख्यकों के लिए, और जो हितों की बात की गई है वो 29 में। बस इतना याद रखना है और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में सही हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, अनुच्छेद 31 मतलब कि हमारा 6वां जो हेडिंग 6 थी, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 44 1978 में किया गया था, 1978 में। इसके तहत हमने क्या किया था कि कुछ आर्टिकल खत्म किए थे। उनमें कौन कौन से थे, आर्टिकल 31, 19, 19 का 4।
ये हमने दो चीजें खत्म करके इसको हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट से खत्म करके लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार बना दिया था। कानूनी अधिकार अंडर आर्टिकल 300A के तहत 300A में हमने यहां से इसको उठा के 31 से उठा के कहां रख दिया, 300A में, जिसके तहत लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। अब अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या है, तो क्या बोलोगे, लीगल राइट है, मतलब कानूनी अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत, 300A के तहत। पहले कहां पे था, 31 में था। और कौन सा आर्टिकल यूज होता था उसमें, 19 यूज होता था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32, जिसमें बोला गया है कि आर्टिकल 32 जो है, जितना भी फंडामेंटल राइट है उसके उसका उपचार के लिए 32 रखा गया है। अब आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो क्या करता है, रिट जारी करता है। 5 तरीके के रिट जारी करता है। रिट को हिंदी में भी रिट ही बोलते हैं। अब देखिए क्या है, कौन कौन से रिट है। कुछ जो रिट जो अपने मूल जो शब्द में थे वो लैटिन वर्ड थे, उनको हिंदी में हम लिखे हुए हैं। पहला क्या था, हैबस कार्पस। इसका इंग्लिश हमें इसलिए याद करना है कि कुछ एग्जाम में क्या करता है कि हैबस कार्पस ही लिख के पूछ लेगा, मैंडेमस ही लिख के पूछ लेगा, उसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखता आगे, क्योंकि ये लीगल टर्म्स है और ये लैटिन में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला याद करेंगे, हैबस कार्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जैसे हम इसकी हिंदी याद करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सिंपल सी बात है, पूरा डिकोड हो जाता है। कैसे, इसमें संधि विच्छेद करोगे तो क्या दिखता है, सीधा सीधा दिखता है कि कोई क्राइम करता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, जो आर्टिकल 22 में करते थे हम, वही चीजें बताता है मैंडेमस। उसमें क्या करता है कि इसमें जो भी क्राइम किया हुआ है उसको क्या करना होता है, उसको लेके आना होता है, मतलब टू शो द बॉडी ऑफ, मतलब जो इसका इंग्लिश मीनिंग होती है हैबस कार्पस की, टू शो द बॉडी ऑफ होती है, मतलब जिसने क्राइम किया जो भी है उसको प्रत्यक्ष सामने लेके आना होता है, जिसको भी पकड़े हुए हैं। अगला क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस की हिंदी होती है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश। इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होती है, मैंडेमस लैटिन है, उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वी कमांड, मतलब हम आदेश दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका हिंदी में, इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, परमादेश मतलब थोड़ा ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा आदेश, मतलब एक ट्रिक के तौर पे इसमें आदेश देता है, मतलब एक अपर हायरार्की का। जैसे कोर्ट क्या है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आदेश देती है कि आप अपने ड्यूटीज, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, निर्वहन करें। वो कौन से रिट के तहत, मैंडेमस के तहत। अगर आपसे पूछेंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अपना काम नहीं कर रहा है तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा, उसको आर्टिकल 32 में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। पर सेम रिट अगर जारी करना है, सुप्रीम कोर्ट से जारी कराना है, तो आर्टिकल कौन सा यूज होता है, 226 मतलब 226 के तहत यही सब रिट जारी करती है हाई कोर्ट। और आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत सेम रिट जो 5 है ये जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। तब परमादेश हमें पता चल गया, परमादेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और इसके बाद अगला क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन की हिंदी मीनिंग होती है प्रतिषेध। अब प्रोहिबिशन और सैटेरियो, सैटेरी, ये दोनों हम एक साथ डील करेंगे, दोनों लैटिन टर्म है। अब जो सैटेरी होती है, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है उत्प्रेषण होती है। इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, क्योंकि कुछ मतलब एक ट्रिक बनाए हुए हैं। उसमें क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली बोलते रहते हैं, जो बचाव होता है वो इलाज से अच्छा होता है। कि अगर मतलब पहले ही हम मोटे होने से पहले अगर हम अपने फैट पे कंट्रोल करें, अपने जो पोषक तत्व ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अगर उस पर कंट्रोल करें तो हमें बाद में भाग के पतला नहीं होना पड़ेगा, मतलब कि इलाज नहीं कराना पड़ेगा, ओबेसिटी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो यहाँ से याद कर लेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिंपल सा, अगर आपको याद होता है इंग्लिश में तो बेस्ट है। पी से प्रिवेंशन, पी से प्रोहिबिशन, सी से क्योर और सी से सैटेरी। मतलब कि अगर हिंदी में भी याद कर लें, प्रिवेंशन मतलब बचाव, क्योर मतलब उपचार। तो मतलब कि जो प्रिवेंशन होता है वो अच्छा होता है बचाव से। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि हम पहले ही बचाव कर लें, एक ट्रिक के तौर पे था। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। तो मतलब क्या होता है कि इसमें जो अपर कोर्ट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या करती है कि कोई निर्णय लेने जा रही है, कोई जजमेंट देने जा रही है निचली कोर्ट, तो क्या करेगी, जो ऊपर वाली कोर्ट है, अगर निचले कोर्ट के अधिकार में वो चीज नहीं आती है, निर्णय नहीं दे सकता उस पर, तो क्या करेगी, पहले ही बोल देगी कि आप ये निर्णय नहीं दे सकते हैं, जो भी मुकदमा है हमारे पास ट्रांसफर करिए। मतलब निर्णय देने से पहले ही अपने पास
अपने पास बुला लेगी, मतलब वो नीड आप नहीं दे सकते, फाइलें हमें देती है। तो किसमें आएगा? प्रोहिबिशन में, मतलब पहले ही प्रतिषेध कर दिए, मतलब कोई जजमेंट नहीं आया, उसके पहले ही फाइल अपर हायरार्की मतलब ऊपर वाली कोर्ट के पास चली गई। अब क्या है फैक्टोरियल में क्या है, प्रेशर में क्या होता है कि दे चुके हैं, मतलब कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ होता है किसी क्राइम को लेके कोई जजमेंट आ जाता है, इसके बाद लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पेयल कर देते हैं। ऐसी चीजों में जैसे जजमेंट आ चुका है उसके बाद क्या जारी करती है, फैक्टोरियल जारी करती है अगर वो जजमेंट उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था और उन्होंने उस पर निर्णय दे दिया है। अब देखिए लास्ट वाला क्या है, कोई वारंटो। कोई वारंटो में क्या है, आप इसमें देखिए हल्का सा अगर वो करेंगे, हल्का सा नीचे टाइप करेंगे तो क्या आपको निकलेगा वारंट। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें कोर्ट को पूछने का अधिकार है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अधिकार पृच्छा लेख, जो हिंदी वाले हैं वो लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे इसको। इसमें होता क्या है कि इसमें कोर्ट को पूछने का अधिकार है कि आप किस अधिकार से एक पद धारण किए हुए हैं। जैसे कि आप कोई पद धारण किया, आप कहीं के चेयरमैन हैं तो आपसे पूछ सकते, किसी सरकारी संस्थान के आप चेयरमैन हैं तो आपसे जो कोर्ट है मतलब अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि आप ये पद किस डिग्री से धारण किए हैं, आपने मतलब क्या किया है, इसके लिए आप जो पद धारण किए हैं, मतलब आपसे पूछ सकती है। किसको अधिकार है? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को। यहां तक हो गया रेट, 32 हो गया, 31 हो गया। 31 हम पढ़े हुए थे, अभी अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार रिमाइंड करेंगे वीडियो को, 31 देखेंगे कौन से संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन, जस्ट 42वें जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था 76 में हुआ था, 78 याद करेंगे, जनता दल की सरकार बनी थी और इसके बाद ये वाला लिया गया था लीडर, संपत्ति का अधिकार को हम लीगल राइट बनाएंगे। अब इसके बाद आते हैं 3 आर्टिकल और बचे, 33, 34, 35, इनको एक साथ देखेंगे। 33 में क्या है, अब इसको याद करने का तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, मतलब कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के पास, किसी इंडिविजुअल के पास जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, एरिया में, पूरे क्षेत्र में ही, फिर इसके बाद हम सांसद के पास जाएंगे। तो पहले क्या है, पहले हम देखते हैं सेना या सशस्त्र बल, मतलब जो सैनिक है और जो कोई भी मतलब सीआरपीएफ या कोई भी पुलिस वाले सबके जो भी है, तो उनके अधिकारों में कर्टल किया गया, कुछ कमी की गई है, मतलब उनको फंडामेंटल राइट सब नहीं दे सकते, को खड़ा होकर कहीं कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं लोग, उनके फंडामेंटल राइट में कुछ कर्टल किए गए, कुछ कमी की गई है, सब फंडामेंटल राइट उनको नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो आ जाएगा आर्टिकल 33 के तहत, मतलब 33 के तहत उनके जो मौलिक अधिकार है उनमें कमी की गई है। 34 में क्या है, मार्शल लॉ, एक क्षेत्र में जहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अधिकारों को कम कर दिया जाता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है। मार्शल लॉ लगा हुआ आदमी बात खड़ी ऐसा नहीं जाके वहां पे स्वतंत्रता अपना अधिकार जताएंगे कि हम 19 आर्टिकल के तहत में बोलने की स्वतंत्रता जाके कोई भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। फिर इसका 33 में क्या है, जो सांसद है, जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है, उसको अधिकार दिया गया है कि आप फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, पर बेसिक जो ढांचा है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। अब बेसिक जो ढांचा उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट अक्सर डिसाइड करती है। इतनी चीजें थी जो हमने देख लिया। अब हम एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जब भी हमें इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या होता है कि 2 अनुच्छेद को छोड़ के सिर्फ 20 और 21 अंडर आर्टिकल 20 और 21 जो भी अधिकार हमें दिया गया है, 20 में अपराध को लेके और 21 में अपनी स्वतंत्रता को लेके, प्राइवेसी को लेके, इन 2 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सब खत्म कर दिए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? अंडर आर्टिकल 352 के तहत, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो 2 ही फंडामेंटल राइट बनते हैं, एक 20 और एक 21, एक लाइफ डिग्निटी का और दूसरा अपराधों के लिए, और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं। कुछ चीजें जो पिछले वीडियो में हमारे पॉलिटी के 1 से लेकर 12 तक में जो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसमें आर्टिकल डिस्कस किए जाते, कुछ साउंड प्रॉब्लम थी, कुछ बोर्ड क्लियर नहीं था, तो उसके लिए हम 2 मिनट लेते हैं, उससे हम आपको एक सिंपल सा और मतलब आज की ऑडियो काफी क्लियर होगी, इसलिए हम समझा देते हैं आपको। उसमें पहला क्या था, भाग 1 में क्या था, आर्टिकल 1 से 4 था। 1 में क्या था कि हम उसमें बात किए थे
जो हमारा नेशन है, मतलब जो संघ है, उसके राज्यों की बात की गई थी, जिसमें अगर कोई राज्य घटे या बढ़ेगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा अनुच्छेद 1 में। 2 में हमने क्या बात किया था कि जो भी हमारा संघ है उसकी एरिया अगर बढ़ाना है या घटाना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, जिसका हमने एग्जांपल दिया था 36 संविधान संशोधन सिक्किम वाला। सिक्किम को हमने फुल फ्लेज राज्य बनाया था, मतलब पूरे तरीके स्वतंत्र एक राज्य बना दिया था चियांग डायनेस्टी से लेके। तीसरे में हमने बात की थी कि अगर किसी राज्य से प्रशासनिक सहूलियत के लिए किसी राज्य को ब्रेक करते हैं, जैसे यूपी से हिली एरिया को अलग करके उत्तराखंड बनाए थे, तो आर्टिकल 3 में डील होता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो भी प्रावधान और 2 और 3 में हम चेंज करते हैं लाने के लिए, उसका कोई भी मतलब 368 से नहीं होता है, अनुच्छेद 368 से नहीं होता है। 368 बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड हो सकता है, उसमें 2 तरीके बताता है कि विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, तो उसका कोई मतलब नहीं होता 2 और 3 में। 4 पूछता नहीं, अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे उसका 368 से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 5 नागरिकता से। नागरिकता पार्ट 2 में, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता में 5 से 12 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं। 5 में बात करता है उनको नागरिकता देने की बात करता है जो पहले से ही भारत में रिसाइड है, मतलब पहले से ही भारत में थे, उनकी बात करता है। 6 बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। फिर जो 7 बात करता है पहले हिंदुस्तान में थे, जो अभी करंट में इंडिया है इससे थे, वो अविभाजित भारत में, पहले मतलब पाकिस्तान जाते हैं, विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आते हैं, तो 7 हो गया। अब 8 में बात करता है जो बाहर रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं। अगर जैसे कोई है यहाँ का, वो विदेश जाके रहता है, एनआरआई है वहां पे, अगर वो जाके वहां पे जाके अगर भारत के नागरिक के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा तो उसकी नागरिकता की बात करता है। जो अनुच्छेद 9 है वो नागरिकता को खत्म करने की बात करता है। अगर आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता खत्म करने की बात करता है, तो आप बोलोगे 9th आर्टिकल है। 9th आर्टिकल में आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, अक्षय कुमार बॉलीवुड स्टार, उनका क्या है कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, याद करने के लिए कोई कमेंट नहीं उनपे, तो जो फिल्में फ्लॉप होने लगी थी तो उन्होंने, उनका खुद का स्टेटमेंट है, वो कनाडियन सिटीजनशिप ले लिए थे, उनको कनाडा में फ्यूचर दिखने लगा था अपना। तो इंडिया की जो थी नागरिकता उनकी खत्म हो गई, क्योंकि अपने स्वेच्छा से उन्होंने दूसरे राज्य की नागरिकता ले ली। तो 9th बात करता है कि अब अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी नागरिकता इंडिया वाली खत्म कर दी जाएगी। अब इसके बाद 10th बात करता है कि अगर सांसद ने कुछ कानून बनाया है, अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो आपकी नागरिकता छीन लेंगे। कौन? मतलब हमारी सांसद छीन लेगी। फिर इसके बाद 11th बात करता है कि सांसद को नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने का अधिकार, जो 35 हमने दिया था फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट के परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने का अधिकार, सेम उसी तरीके से जो 11 अनुच्छेद है, 11वां अनुच्छेद है, वो हमारे सांसद को नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने का अधिकार देता है। आप एक बार ऐसे सुन लेंगे, देख लेंगे एक बार, उस पर स्क्रीनशॉट लेने की पिछली वीडियोस है, आपको बहुत जगह चांस मिलेंगे, लेके आप उसे याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लो।